नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सरकार, अनार और दावेदार की। पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। आजकल एमपी में यही हाल है। 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर शिवराज सरकार बच गई, मगर अब सरकार में हिस्सेदारी के लिए दावेदारों की लंबी लाइन लगी है। सिंधिया समर्थकों के मंत्री बनने की वजह से पहले से मंत्री बनने की लाइन में लगे नामों के अलावा नए दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। सीएम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और दावेदार दमदारी से दावेदारी रख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो रही देरी और मुखर दावेदारों के तेवर सरकार और संगठन दोनों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में भले ही 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बचा ली हो, मगर चुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर शिवराज सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है। आलम यह है कि कैबिनेट में सिर्फ 4 पद खाली हैं, मगर दावेदार कई हैं। और खास बात यह है कि दावेदार खुलकर सरकार और संगठन के सामने अपनी दावेदारी बड़ी दमदारी से रख रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से विधायक मंत्री बनने के लिए दावेदार हैं। रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और संजय पाठक पहले भी मंत्री रहे हैं और मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अजय बिश्नोई, गिरीश गौतम, हरिशंकर खटीक जैसे नेता खुलकर अपने लिए मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। हालांकि मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी 2 पद खाली हैं, मगर चुनौती सरकार के लिए बरकरार है। पहले जरा देखिए पार्टी में कैसे खुलकर अपने लिए पद की दावेदारी की जा रही है। हम लोग भी सीनियर हैं, 4 बार चुनाव जीत गए होते। एक बार मात्र 233 वोट से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन 31,000 वोट भी हमें ज़्यादा मिला था। और लगातार कंटिन्यूस अपन ने मेहनत की है, सक्रिय रूप से काम किया है और सक्रिय रूप से काम किया है। वो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमें देंगे, उसका हम निर्वाह करेंगे। अब ये तो संगठन की बात है, संगठन विचार करेगा इस बात में। जनता की अपेक्षा है कि बिंद को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। जो उस समय आपाधापी में या कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था, अब वो सारा क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाया जाएगा। ये तो वो दावेदार हैं जो अपने लिए दावेदारी कर रहे हैं, मगर मौजूदा मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने विंध्य से सरकार में एक और भागीदारी की मांग कर दी है। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा में। एक तरफ जहां सरकार में मंत्री पद को लेकर होड़ जारी है, तो बीजेपी की हालत पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। देखिए, जो इम्पोर्टेड जो आए थे प्रवासी पक्षी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनके कारण जो उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। और क्षेत्रीय संतुलन बनाना हर सरकार का काम है कि उसके क्षेत्रीय रूप से जो है संतुलित रहनी चाहिए और सामाजिक रूप से भी संतुलित होनी चाहिए। और इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए और प्रतिनिधित्व देना चाहिए। पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। एमपी में भी बीजेपी की आजकल यही हालत है, मगर सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि बीजेपी के पास साफ बहुमत है। और रही बात दबाव की, तो शिवराज किसे मंत्रिमंडल में मौका देते हैं ये तो वही जाने। हाँ, इतना जरूर है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता, तब तक ये दावेदारियां पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती रहेंगी। प्रमोद शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको बताया कि कौन कौन पहले से लाइन में है, नई दावेदारियां कौन कौन सी हैं। संगठन के लिए, सरकार के लिए मुश्किलें तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता या फिर ये दावेदारियां यूं खुले तौर पर सामने आना बंद नहीं हो जाती हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, आप मंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल वाजपेयी साहब आपसे, आपको भी पता होगा, आपसे ही पहला सवाल होगा साहब। आप ही की सरकार है, आप ही के मंत्री हैं, तो सवाल भी आप ही से।
वाजपेयी साहब, पहला सवाल यह है, यूं तो ना थी बीजेपी, वक्त बदलाव का है क्या? इतनी खुलकर दावेदारियां चुनौती के साथ, ये तो पहली बार देख रहे हैं। आसिफ जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभ दीपावली, भाई दूज और आने वाले सभी त्योहार जी। जो राकेश जी, मनीष जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जी न्यूज के। दूसरी बात, राकेश जी, अभी 2-3 दिन थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीजेपी में तो दिवाली दिवाली है, कांग्रेस में दिवाला दिवाला है। तो एक जगह दिवाली की वजह से खबरें नहीं आएंगी या कम पैदा होंगी, और दूसरी तरफ दिवाली की वजह से नहीं होंगी। तो कई बार दिक्कत ये हो जाती है, तो फिर हम लोग सवाल पूछते हैं, पूछ के भाई कार्यक्रम भी रहता ही है, रोज करना ही है, संसार तो चलना ही है। तो ये इस प्रकार की एक पूछ कर बनाया गया। मैं समझता हूं कि अपन ने विषय को रखा है, लेकिन विषय सही है आपका, और विषय सही इसलिए है कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठन में काम करता है कि हमारी सरकार आना चाहिए। सरकार आ जाती है तो 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एक जो होते हैं जो चुनाव लड़कर आते हैं, जीत कर आते हैं, और एक वो जो इन सबको जिता कर लाते हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता के माध्यम से जनसेवा की जाए, और अपनी अपनी बात सब कोई आपके सामने रख देता है, कोई संगठन के सामने रखता है, कोई नेताओं के सामने रखता है। तो मैं समझता हूं कि ये एक हमारे यहाँ की सामान्य प्रक्रिया है, और 8 बजे हम इन सब बयानों को लेकर और आप और हम चर्चा करते हैं, तो रार जैसा कोई विषय नहीं है। तो हम बड़ी आसानी के साथ मुझे मालूम है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सम्मानित दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं। आपने जो इशारा किया वो समझ गए। आप इशारा इस बात का करना चाहते हैं खबरों का टोटा है, तो ठीक है, कहीं से भी कुछ भी उठाकर चलाइए। सर, खबरें तो 2 और भी हैं, लेकिन खैर आज हम बात इसी पर करेंगे। नहीं, सुनिए ना वाजपेयी साहब, खबरें ये हैं कि तब जबकि एमपी में राम राज्य की बात हो रही है, कानून व्यवस्था को बुलंद करने को लेकर कमिश्नर कलेक्टर की मुलाकात की सीएम ने निर्देश दिए। ऐसे में राजधानी भोपाल के एटखेड़ी थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 2 वारदातें आती हैं। एक तरफ एटीएम लूटकर 7.5 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं, दूसरी तरफ एक खड़ी कार में रात को लोग आग लगा देते हैं। तो खबरों का टोटा नहीं है सर, खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन हमको लगा कि ये आज की अहम खबर है। मेरा जो आपसे सवाल है, जिस रार से आप बचने की कह रहे हैं कि ये रार नहीं है, सवाल यह है कि खटीक साहब और इसके साथ साथ अजय बिश्नोई के बयान अगर आप देखेंगे तो वो खटीक और गिरीश गौतम से थोड़ा सा अलग है। अजय बिश्नोई दावेदारी तो कर ही रहे हैं, सीधा वो ये भी बता रहे हैं कि दरअसल क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल आपाधापी में नहीं रखा गया था उस दौर में। ये बताता है कि दावेदारी से अलग हटकर ये बहुत कुछ है। ये आपके मौजूदा संगठन, सरकार की नीतियों पर सवाल है। देखिए, मुझे लगता है आसिफ जी, ये कथन आपके लिए होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट अभिमत है कि राजनीतिक परिस्थितियां और उस समय की जरूरतें और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अपने स्वेच्छाधिकार के साथ और संगठन के सुझावों के साथ स्वाभाविक रचना करते हैं इस प्रकार की, चाहे वो मंत्रिमंडल की हो या सरकार में कार्यकर्ताओं की भागीदारी की हो। और चूंकि उसके कई मानदंड होते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज मेरिट। एंड व्हाट इज मेरिट? भाई आप 6 बार 7 बार ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 4 बार चुनाव जीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जिताने वाले भी 200 लोग हैं जो लड़ते ही नहीं है और दिन रात लगे रहते हैं जो आपको जिताते भी हैं। तो मुझे लगता है कि सभी का अपना स्थान है। तो हमारे पास ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, जिन्होंने सरकार को लाने के लिए हमेशा वो लड़ते ही नहीं है कभी चुनाव, और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़के और अपने मेहनत से आते हैं। सब अपने ठीक है, दरअसल सभी महत्वपूर्ण पुराने नेता और जो आपकी दरी चादर उठाते रहे, आपके झंडे बुलंद करते रहे, वो एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं वही बयान दे रहे हैं कि हम तो उन 200 कार्यकर्ताओं में से हैं जो चुनाव लड़ते रहे, पार्टी की सेवा करते रहे, कुछ प्रवासी पक्षी आए और मंत्री बन गए। उस पर लौटता हूं मैं आपके पास वाजपेयी साहब। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी अपनी अपनी पार्टी वालों का है, दिवाली वालों का नहीं है। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं। राकेश जी अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी चुनौती, अपने अपने सवाल। बीजेपी सरकार में है तो उनके सामने चुनौती है। सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं कि किसको मंत्री बनाएंगे, दावेदारियां 1000 हैं। आपसे सवाल मैं ये पूछ रहा हूं सर, आपकी चुनौती अलग है। बिहार में आज अगर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली तो कपिल सिब्बल साहब केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस इसे नीति मानकर क्यों चल रही है। तो अपनी अपनी चुनौती, अपने अपने सवाल है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल में हमेशा स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वहां पे चर्चा हो, और कपिल सिब्बल साहब अगर कह रहे हैं तो चर्चा करनी चाहिए।
वाजपेयी साहब विषय को ट्वीट करते हैं हमेशा, और जो विषय मुद्दे पे लाया जाता है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इस देश में जनसंख्या, राकेश जी आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पे? आप पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं अपनी बाड़ी पे ही भरोसा करता हूँ जी आसिफ साहब। जनसंख्या दिवाला निकला इस देश में, फिर जनता पार्टी बनी, उसका भी दिवाला निकला, और फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी आए बीजेपी बना के, तो उनका भी दिवाला ही निकल गया। हमारे ख्याल से अब कहीं दिवाली पे भी नहीं दिखे मुझे तो वाजपेयी साहब को मुबारक हो उनका दिवालापन। और आपने जो विषय रखा है, मैं प्रत्येक, हमारी दिवाली हमको मुबारक, आपका दिवाला आपको सोचने के लिए। अब आप बीच में बोलोगे डॉक्टर साहब तो कैसे काम चलेगा? आपने सर बुरा न मानो होली है, लेकिन दिवाली पे नहीं सुना था। एक बार बोल लेने दीजिए वाजपेयी साहब, फिर मैं आता हूं मनीष जी आपके पास। हाँ राकेश जी बोलिए। जी, मेरा अनुरोध यह है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, और उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने की। एक प्लेटफॉर्म अलग-अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी का दौर में जो देख रहा हूं, मनीष भाई इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आज से पहले, इससे पहले, इन घटनाओं से पहले कभी किसी की जरूरत नहीं हुई किसी विधायक की ये कहने की कि मुझे मंत्री बनाओ, मुझे नेतृत्व दो, मुझे फला करो, मैं इतने बार का विधायक हूं। अफसोस ये है चूंकि इतनी आपाधापी हो गई भारतीय जनता पार्टी में कि वहां जो ओरिजिनल आदमी है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जब सीधे सीधे अजय बिश्नोई साहब असहाय महसूस कर रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला जैसा व्यक्ति बहुत योग्य है फिर असहाय महसूस कर रहा है, गिरीश गौतम जी है, हमारे मित्र केदारनाथ शुक्ला साहब हैं जो सीधी से इतने बार एमएलए रहे, हरिशंकर खटीक हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं। सवाल कांग्रेस का था वैसे। नहीं वो मुझे पता ना, राकेश जी वहीं आएंगे। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। मेरा ताल्लुक इस बात से है आसिफ साहब कि प्रत्येक, अब आप ये मत कहिए कि मैं ट्विस्ट करता हूं। नहीं चतुर्वेदी साहब एक मिनट मनीष जी आपके पास। दल को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, और कांग्रेस अगर कहीं विफल होती है और कोई लोग अगर कहते हैं नेता उसके कि इस पे विचार करना चाहिए, तो राकेश जी आता हूं आपके पास, चर्चा होनी चाहिए। जी मनीष सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी दो बातें हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो पहली बार हमको दिख रहा है कि यूं खुले तौर पर दावेदारियां रखी जा रही हैं, और न सिर्फ दावेदारियां रखी जा रही हैं, एक लोकतांत्रिक दल में भी इस तरह की दावेदारियां रखी जानी चाहिए। लेकिन तब जबकि संगठन और सरकार के नीतियों पर आप सवाल उठाने लगे, फैसलों पर सवाल उठाने लगे कि क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल ही नहीं रखा गया आपाधापी में, जबकि हम जानते हैं कि दूसरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था वो करीब करीब कितने दिनों बाद हुआ था। लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि मंत्री नहीं बना रहे। उसमें भी अगर आपाधापी के आरोप है तो हम समझ सकते हैं कि गिरीश गौतम या फिर अजय बिश्नोई कहना क्या चाहते हैं। सवाल सीधा यही है मनीष जी, पहली बात तो हमने ये कभी देखा नहीं, दूसरा ये निराशा और हताशा है क्या जो कांग्रेस से आए पूर्व विधायकों को सीधा मंत्री पद और अपनों की अनदेखी वो अब इस जरिए से बाहर आ रही है, और ये तब तक जारी रहेगी या तब तक चिंता बनी रहेगी जब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं जाता या ऐलान नहीं हो जाता? देखिए आसिफ जी, ये सही है कि इस तरह की बातें जो भाजपा के नेता मुखर होकर कर रहे हैं ये जनरली बीजेपी में नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा सब जानते हैं पार्टी विद द डिफरेंस है। अभी दिक्कत क्या हो गई है कि एक परिवार कोई है, उस परिवार में कोई एकदम से बाहर से आ जाए और वो अपने साथ एक वसीयत लेके आ जाए, तो जो परिवार है जो एक सिस्टम से बाहर है, उस वसीयत के कारण अगर वो सिस्टम पे आ जाए परिवार, तो जो उस परिवार के मूल सदस्य हैं उनकी अनदेखी होने लगे। ये वैसी ही स्थिति है। आप देखो 4 बार 5 बार 6, केदार शुक्ला जी तो मेरे ख्याल से 6 बार के विधायक होंगे। और ये सही है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग नहीं करते, मगर मुझे एक बात जरूर कहना है आसिफ जी कि ये जो मांग कर रहे हैं ये गलत जगह मांग कर रहे हैं। एक्चुअली इस बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार में इस स्तर के फैसले यहाँ के नेतृत्व से के बस में नहीं है या वो नहीं ले पा रहे हैं। जो ये बात होती है कि साहब वो तो विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का, तो मुझे अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ या उसके बाद जो विभागों का वितरण में इतनी देरी हुई, क्योंकि हर चीज अब दिल्ली से तोल मोल के आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये क्योंकि उनकी भी जो डिमांड है वो इसलिए है क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं मांग, आप देखिए उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको लगता है उनको आगे अब मौका शायद ना मिले, क्योंकि पार्टी स्विच ओवर कर रही है। शायद बुजुर्ग लोग जो हैं, केदार जी लोग हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं, इनको शायद अगली बार मौका नहीं मिले, तो उनके लिए ये आखिरी मौका है, इसलिए वो लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं। अच्छा, और ये भी है
कि पोस्ट केवल 4 हैं। मनीष जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, इन मंत्रियों को या मंत्री की इच्छा रखने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं पता है कहां अप्लाई करना है, या फिर वहां तक पहुंच नहीं है? वरना क्या बात है कि दीपक जोशी जब जेपी नड्डा से जाकर सीधा दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं, उनसे वक्त ले सकते हैं, तो फिर यहां के नेता क्यों नहीं मुलाकात कर सकते? अब ये हो सकता है आसिफ भाई कि ये वाले मुलाकातें भी हो रही होंगी, क्योंकि अभी जो राजनीति में परिवर्तन आया है उसमें ये हो गया कि पहले क्या होता था, प्रदेश से 1 या 2 नेता ऐसे सक्षम होते थे जो केंद्रीय नेतृत्व से बात करते थे। आजकल उनकी संख्या 10-20 तो मैं जानता हूं जो सीधे डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये हो सकता है इस बारे में भी बात चल रही हो, मगर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जो मुझे दिख रही है, क्योंकि 4 पद हैं आसिफ, उसमें अब आप गोविंद राजपूत और एक का आपका तुलसी सिलावट, ये तो रिजर्व हैं पैराशूट वाले, इनको आप नहीं हटा सकते। इनको कैसे हटाओगे भाई? क्योंकि इनके कारण सरकार बनी है, और इस बात से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले को इससे कोई ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि ये सच है, ये ऐसा सच है कि जो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये डील का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब इतना बड़ा कदम लिया गया होगा तो कई स्तर पर बातचीत हुई होगी। अब बचे केवल 2 पोस्ट। अब इन 2 पदों पर अगर अभी मंत्रिमंडल कर देंगे तो 3 साल कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए अभी आपने गौर किया होगा, एक मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि अभी ये मंत्रिमंडल के बारे में अभी सोचा नहीं है। कारण यही है, जैसा आपने जब आपने शुरू किया जो प्रोग्राम, उसमें बताया गया कि 1 अनार 100 बीमार। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है, क्योंकि 2 पोस्ट और ये इस लिहाज से भी 1 अनार हो गया, क्योंकि जो 2 मंत्री पद बचे हैं उसमें एक जो महिला बाल विकास है मंत्री डबरा से, वो हार गई थी। ऐसे में सिंधिया समर्थकों में कोई सीनियर इस लेवल की मंत्री अभी नहीं है जो इस पद को संभाल सकें, और अगर ये पद दिया जाता है तो किसी महिला को दिया जाएगा, और फिर बचता है 1 पद। तो 1 अनार 100 बीमार क्यों वाजपेयी साहब? देखिए आसिफ जी, जहां तक इमरती देवी जी का सवाल है, मैंने सुबह अपने ट्वीट में भी इस बात को कहा था कि देखिए ये तो साहब एक प्रकार का धर्म युद्ध था, और उन्होंने उसमें जब युद्ध होता है साहब तो ऐसा नहीं है कि हम यदि जीत जाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, तो लेकिन पूरे युद्ध में कुछ कोलैटरल डैमेजेस भी होते हैं, और अच्छे योद्धा और सेनापति वो होते हैं जो उन डैमेजेस को साथ लेकर चलते हैं। तो इसीलिए मैंने सुबह भी इस बात को कहा था, मैं फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहूंगा कि इमरती देवी जी ने जो विधायकी छोड़ी, उसके बाद अपने चुनाव को स्वीकार किया, जिस चुनाव को वो कांग्रेस सीट कई हजारों से जीती थी, कठिन सीट थी, उसमें भाजपा से जाकर चुनाव लड़ना, फिर पूरी मशीनरी ने काम किया, और उसके बाद यदि कुछ वोटों से वो हार भी गई हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की हार को हम लोग स्वीकार नहीं करते। ये वो हार है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में हार पहुंचाया है। हमें मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार चलाने का 2.5 साल अवसर दिया है, तो मैं नहीं समझता कि ये तो सांत्वना और निबंध दोनों हो गया। मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं इमरती देवी के बारे में पार्टी सोच क्या रही है, लेकिन आप पॉइंट पर आइए सर जल्दी से, वक्त इससे पहले खत्म हो जाए। इमरती देवी के बारे में पार्टी क्या सोच रही है सर? वापसी हो सकती है? आसिफ जी, आप जहां तक सोच सकते हैं उससे और बेहतर। हाँ। आज भाई दूज का दिन है, आप यदि मानते हैं कि मैं छोटे भाई की तरह हूं तो आप बिल्कुल उनको आश्वस्त कर सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी वादों की पक्की है और इरादों से मजबूत है, और इसीलिए अब 2.5 साल की हमारी कार्य योजना लेकर शिवराज सिंह चौहान जी आगे बढ़ेंगे। वाजपेयी साहब ने जाते-जाते बहुत बड़ी खबर दे दी है, एक इशारा दे दिया है विष्णुदत्त शर्मा जी के। जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं। चौधरी साहब, इतना ख्याल तो आप भी नहीं रख पाए थे साहब जितना बीजेपी रख रही है। कम से कम आज के नेता जो बीजेपी में गए वो तो यही सोच रहे होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना है आसिफ जी। ये जो मंत्री हारे हैं, इमरती देवी जी और गिरिराज दंडोतिया जी, ये 2 लोग सिंधिया जी के खेमे के थे, और 2 लोगों का जिक्र आदरणीय मनीष भाई ने किया है, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह जी का। तो वैधानिक रूप से, जायज रूप से और नैतिक रूप से हक बनता है सिंधिया जी के समर्थकों का। तो ये 2 पद जो है, इमरती देवी वाला और गिरिराज दंडोतिया वाला, ये अंततः सिंधिया जी के खेमे को जाना चाहिए, और सिंधिया जी इस बात के लिए अड़ेंगे भी कि उनके मंत्री हारे हैं, उनके लोग हारे हैं, तो पद उनको दिए। वाजपेयी साहब थोड़ा सा बीच में ना टोके तो ज्यादा उचित रहे, मैं समझता हूँ। वाजपेयी साहब देखिए, तेल तो पहले से फैला हुआ था, चौधरी साहब माचिस लगा रहे हैं, आतिशबाजी का मजा लीजिए सर, बस आखिरी 30 सेकंड है, बोलिए चौधरी साहब। इनके पास 1 पद बचता है, अब 1 अनार और 100 बीमार ऐसे आखड़े में आग कहाँ ढूंढेंगे?
गौरी शंकर बिसेन, हमारे मित्र बिश्नोई साहब, रामपाल सिंह, राजेंद्र बड़े- शुक्ला, संजय रामपाल पाठक, सिंह जी, उसके अलावा नई दावेदारियां गिरीश गौतम, हरिशंकर खटीक, बिसाऊ लाल सिंह, ये बहुत बहुत कुछ है। सर हमारे पास वक्त खत्म हो गया। चौधरी साहब बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम त्योहार है, त्योहारी सीजन है, आपको शुभकामनाएं, बधाई। वाजपेयी साहब बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत बधाई, और मनीष सर आपको भी। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, लेकिन आप देखिए जितना चुनाव जीतना मुश्किल था बीजेपी के लिए, या जितना जरूरी था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण अब ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला। और यही वजह है कि सीएम ने अब तक चुप्पी साध रखी है, कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। उनसे आप जब भी पूछिए तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि देखेंगे आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वाकई अब सिर्फ एक अनार है और उस एक अनार पर 100 बीमार है। अब किस किस बीमार को वो अनार मिलेगा, कौन उसके बाद फिर स्थितियां कैसी होंगी, उसी से बचने के लिए ये सब हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो एक अनार सरकार अभी किसी को बांटे ही ना। जैसे आपको याद होगा कि कमलनाथ सरकार में भी मंत्री पद रोक कर रखे गए थे, बीजेपी सरकार में भी उपचुनाव से पहले एक मंत्री पद रोक कर रखा गया था, काफी दिन तक वो 7-8 महीने वो रुका रहा। तो ऐसे में एक विकल्प ये भी हो सकता है। बाकी जाते जाते तो हितेश वाजपेयी ने इशारा दिया है, जो हितेश वाजपेयी कह गए हैं कि आप चिंता मत करिए, पार्टी ख्याल रखेगी इमरती देवी का भी। तो अब किस तरह से ख्याल रखेगी, क्या पार्टी सोच रही है, यहां से भी एक ये नया बहस का विषय शुरू हो सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।